जनजीवन बदला। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर शशि थरूर को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। शशि थरूर को सीने में दर्द, बेचैनी और खून की रफ्तार में इजाफे की शिकायत के बाद जुमे की रात एम्स में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक शशि थरूर की हालत अब मुस्तहकम है। इलाज पर मामूर डॉक्टरों ने उनके कई टेस्ट किए हैं। उधर सुनंदा पुष्कर की लाश पोस्टमार्टम के लिए एम्स मुंतकिल कर दी गई है। डॉक्टरों की एक टीम अब से कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम करेगी। समझा जाता है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज शाम आ जाएगी। सुनंदा पुष्कर जुमे के रोज नई दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में मुर्दा पाई गई थी। एम्स डॉक्टर एमसी मिश्रा ने 3 डॉक्टर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनाया है सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता मैं करूंगा। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट। हम लोग पोस्टमार्टम करने के लिए जा रहे हैं। हाफ एन आवर के अंदर पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। इट विल टेक अबाउट 2 आवर्स एंड आफ्टर दैट जो फाइंडिंग्स हैं, अगर कुछ शेयर किया जा सकता है पब्लिक और मीडिया को, दैट विल बी सीन बाय आवर पीआरओ सेक्शन एंड द डेजिग्नेटेड पीआरओ and a short briefing will be given to the press also. सर, क्या भी एडमिट हो, क्या उनके परिवार से कोई और लोग यहाँ? उसके बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर विनोद कुमार बिन्नी के तेवर जूं के तूं बरकरार है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। विनोद ने कहा कि अगर अवाम के मसाइल उठाना गलत है तो अब तक पार्टी की आला क़यादत भी तो वही करती रही है। ख्याल है कि आम आदमी पार्टी ने विनोद कुमार बिन्नी को वजह बताओ नोटिस दिया है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए आज शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एमएलए ने अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत पर अवाम से किए गए वादों से इनहराफ का इल्जाम लगाया है। एक इन्होंने लगा के भेजा है, इमोरल और इलीगल उसमें कहा गया है। तो इमोरल में ना तो मैंने किसी वैसी लैंग्वेज का यूज किया है कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इलीगल क्या है मुझे नहीं समझ में आता कि इलीगल क्या है। अगर जनता के मुद्दे उठाना इलीगल है तो आपने भी तो वही काम किया पूरे पिछले 1.5 वर्ष और 2 वर्षों में। आपने वही मुद्दे उठाए, वो मैंने उठाए। अगर वो मुद्दे उठाना गलत है और इलीगल है तो फिर आपने भी इलीगल काम किया। और इमोरल मैंने कभी किसी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी। मैंने जी करके, भाई जी कह के, अरविंद भाई कह के हमेशा संबोधन किया। तो मुझे लगता नहीं। और इस 6A में इसके अलावा थोड़ा सा, क्योंकि नोटिस भेजा तो उन्होंने बायलॉज की कॉपी भी साथ में भेजनी चाहिए थी। उस बायलॉज की कॉपी क्योंकि हमें कहीं किसी मेंबर को नहीं मिली है, किसी विधायक को नहीं मिली है, किसी उसमें क्या है, उसमें फैक्ट्स क्या है, वो सबके सामने आने चाहिए। तो मैंने ये जवाब इसका बनाया कि 6A की परिभाषा क्या है, इसके लिए बायलॉज की कॉपी भेजा जाए। और ये दोनों चीजें जो आपने लिखी है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं इसका जवाब बना के भेजा। अपने स्टैंड पर कायम है? बिल्कुल, पहले दिन से जो मेरा स्टैंड था, जो 20 दिन पहले था, जो कल था, जो आज है, वो हमेशा कायम रहेगा। क्योंकि मुद्दे के साथ हम जुड़े हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हैं। अच्छा, मुद्दे की आपने बात की और तमाम लोगों का भी आपको समर्थन मिल रहा है, लेकिन सरकार और खासतौर पर पार्टी आपकी जो है उन मुद्दों को मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपने कहा था कि अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्या तैयारी? देखो, दिल्ली की जनता ये देखेगी झूठ कौन बोल रहा है। और रही बात अनशन की, मैं 27 तारीख को मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं 27 तारीख को अगर मुद्दे जो मैं जंतर मंतर पे मेरा प्रयास है, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं जंतर मंतर पर बैठूंगा, और नहीं तो फिर और स्थान देखा जाएगा अगर जंतर मंतर परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन अभी तो स्टैंड ये है कि जंतर मंतर पर हम 27 तारीख से अनिश्चितकाल के अनशन पे बैठेंगे। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे
और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मैंने 22 साल नशा किया। 11th क्लास में था जब मैंने ड्रग्स शुरू करी। दिन में क्या रात में क्या, मेरे को जैसे मेरी आंख खुलती थी मेरे को नशा चाहिए था। बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी पूरी। मैंने अपने बच्चों को अपने सामने बड़े होते देखा ही नहीं। कुछ भी बुरा से बुरा काम करवा देते हैं ये चीज। कुछ हद तक मैं जिम्मेदार हूँ अपने माता पिता की मौत का। मेरा पूरा करियर ही तबाह हो गया। इस नशे ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। कहने को घर है, सिर्फ नाम को है तो नहीं। सुनिए आपने इन लोगों की बातें, न रिश्तों का ख्याल न खुद का। हर किसी ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर ली। किसी ने अपने ही माता पिता पर हाथ उठाया तो किसी ने पूरी जिंदगी नशे की खुमारी में ही बिता दी। इन सब ने जिंदगी की शुरुआत हमारी और आपकी तरह ही की थी, लेकिन जिंदगी के सफर में इन्होंने वो राह चुन ली जिसने इन्हें तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया। वो राह थी नशे और बुरी लत की। नशा चाहे शराब का हो, ड्रग्स का, लत चाहे जुए की हो या फिर इंटरनेट की, नतीजा एक ही होता है, बर्बादी, अपनी और अपनों की बर्बादी। हम सोचते हैं कि नशा करने वाला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नशे की आदत एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। नशे में फंसा इंसान खुद तड़पता तो है, लेकिन चाहकर भी अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाता। क्या होता है एक नशेबाज का दर्द, क्या होते हैं उनके एहसास और क्या है किसी भी लत से बाहर निकलने का रास्ता, आज हम जानेंगे खुद उन्हीं से जो कभी खुद थे नशेबाज। नशा एक इंसान से कितनी घिनौनी हरकतें करा सकता है, संजय इसकी एक जीती जागती मिसाल है। जुआ उनकी जिंदगी का पहला नशा था और नशे की इस दौड़ में वो गैम्बलिंग के बाद कब शराब और ड्रग्स का शिकार बन गए उन्हें भी पता नहीं चला। इसके बाद के 15 साल किस अंधेरे में गुजर गए ये तो संजय भी नहीं जानते। हाँ, नशे को पूरा करने के लिए उन्होंने किन खौफनाक हदों को पार किया है उन्हें याद कर वो आज जरूर कांप उठते हैं। संजय, नशे की शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत छोटा था और उस समय कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं बाहर आकर्षित होता था। तो सबसे पहले मेरे को अपने घर से थोड़ी दूर लड़के दिखते थे जो जुआ खेलते रहते थे और साथ में शराब पीते थे। मेरे को वो आकर्षण खींच के ले गया और मैं धीरे धीरे जुए की लत में पड़ गया। मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं 16 साल का था तो कैसीनोस का पता लगा और पहली बार मकाओ कैसीनो में जुआ खेलने गया। घर में इतना पैसा था आपके पास? हाँ, घर में इतना पैसा था। मेरे फादर कुवैत में थे तो हर समय छूट मिली रहती थी। तो एक ट्रिप बनाकर मकाओ गए, ये किसी को नहीं बताया कि जुआ खेलने जा रहे हैं। और वहां पर उन कैसीनोस को देख के बहुत एक हाई मिलती थी, ऐसा लगता था आई एम डिफरेंट। एक दिन मैं वहां पे 10-11 लाख रुपए हार गया जो काम के हिसाब से लेके गए थे। लेकिन वो लत मेरे को लगता था कि मैं अब नहीं खेलूंगा, लेकिन दोबारा पहुंच जाता था वहां पे। तो धीरे धीरे चोरियां चालू हुई, घर पे चोरी चालू हुई, मांगना चालू हुआ, रिश्तेदारों से मांगना चालू हुआ। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, उनसे मांगना चालू हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है। पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था, क्रिकेट छूट गई, मेरे स्पोर्ट्स छूट गए, एक्सरसाइज छूट गई, सब कुछ छूटता चला गया और जुआ बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ परिणाम बढ़ते चले गए। और एक टाइम ऐसी आ गई कि जब वो परिणाम झेलने की क्षमता नहीं रहती थी तो साथ में शराब चालू हो गई। वो 1 से 2 हो गया और अब शराब के परिणाम होने चालू हो गए कि जब शराब ज्यादा हुई तो जुआ कम होता चला गया, शराब ज्यादा चालू हो गई। ट्रक बेचे हैं आपने घर के? उस टाइम पे मैंने अपने फादर को कहा कि अब मैं बिजनेस करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी काफी बड़ी, तो यही डिसाइड हुआ कि ट्रक्स खरीद देते हैं इसको। तो मेरे को उन्होंने ट्रक्स दिला दिए।
अब मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी, ट्रांसपोर्ट पे बैठना, पूरे दिन शराब पीते रहना। शाम की शराब सुबह से चालू हो गई और वो लॉस ऑफ कंट्रोल कब इतना तगड़ा हो गया कि मेरे को यही नहीं पता लगा कि मैं अब कब सुबह पीने लगा। एक टाइम ये आ गया था कि मैंने दोनों ट्रक बेच दिए और घर वालों को यही बताता रहता था कि आज कलकत्ता गया हुआ है ट्रक, आज बॉम्बे गया हुआ है ट्रक। 6 महीने तक यही सब चलता रहा। तब घर पे थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हुआ। तब मैं शराब से परेशान हो चुका था। पैसों के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस हद तक गिर चुके हैं? सारी हदें पार करी हुई एडिक्शन में। घर में चोरी, बाहर चोरी, छीना झपटी, संगत जो एक सोशल स्टेटस था वो बिल्कुल सड़क छापों के साथ हो गया था। झुग्गियों में बैठना, वहां पर बैठ के पीना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑब्सेशन पीने का होता था। शराब के लिए माँ की चूड़ियां उतरवाई थी? जब स्मैक पीनी चालू करी तो शराब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि शराब में मजा आना बंद हो गया और स्मैक में मजा आने लगा। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरे को नहीं मिली तब मुझे पता लगा कि इसके विड्रॉल्स बॉडी के अंदर कितने तगड़े होते हैं। ना मेरे से उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था। आंख से पानी, नाक से पानी, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, आई मीन यू नेम इट, द विड्रॉल्स वर देयर। तब मेरे को पता लगा ये कितनी खतरनाक चीज है। लेकिन उसका कंपल्शन इतना तगड़ा था कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था कहां मिलेगी। और मेरी कैपेसिटी दिन में 5 ग्राम पीने की थी। तो मेरे को 86 में 1500-2000 रुपए रोज चाहिए होते थे। मेरी मदर मेरे से बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो उस टाइम पे मुझे आज याद है कि 30-35 हजार रुपए इधर उधर से करके मेरे को दे दिया करते। मेरे को वो भी कम पड़ते थे। मेरे फादर बाहर थे और उन्होंने मेरी मदर को तंगी कर दी जब उनको ये पता लगा कि अब तुम किसी कीमत पे पैसे नहीं दोगी। तो मैं अपनी एडिक्शन की नीचता पे आना चालू हो गया। उनकी चूड़ियां निकाल के ले गया, जबरदस्ती ले गया, उनके गले से चेन उतार ली। लेकिन उस टाइम कुछ बिल्कुल फीलिंग्स, बिल्कुल इमोशंस नम हो जाते हैं। मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी और उनका बेटा नहीं है, कोई नहीं था, तो मैंने ही जाकर वो सारे क्रियाक्रम करना था। लेकिन मैं टोटल नम था। डेड बॉडी रखी हुई है, बाथरूम में घुस गया। 2 घंटे पहले मैंने स्मैक पी। जो 10 बजे बॉडी लेके जानी थी, इतना भी अंदर फीलिंग नहीं थी कि डेड बॉडी रखी हुई है। फादर के साथ भी मिसबिहेव किया है? फादर आते थे, बहुत समझाते थे, जिनके आगे मैं कभी आंख ऊपर नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बीमारी है, ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने उनकी बात को हंस के टाला। वो किसी चीज पे मेरे से नाराज हुए और मैं उनसे इस तरह से हाथापाई पे उतारू हो गया कि मेरे को किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए, नहीं तो पूरी हाथापाई, गाली गलौज तक चालू हो गई थी। वो एक बहुत बुरा सीन था मेरी लाइफ का और उसका मेरे को भी बड़ा गम हुआ। कई बार मन में ये कसक उठती होगी कि काश माता पिता कुछ साल और जिंदा रहते और ये खुशी भी देख लेते कि जो बेटा नशे के अंधकार में डूबा हुआ था वो कैसे ठीक हुआ। लगता था, बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन ये चीज मैं यहां पर जरूर बोलना चाहता हूं कि एक एडिक्ट के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। एक एक चीज, एक एक मिनट उनकी ब्लेसिंग्स मैं फील कर पाता हूं। वही मेरे को खुश रखते हैं, वही ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज जो कुछ भी मैं हूं सब उसी का नतीजा है। उधर देखिए सर। हेलो बंटू, कैसे हो? पुरानी बातों को याद करके याद आता है कि जब तुम खुद एक एडिक्ट थे तो किस तरीके से मम्मी डैडी के साथ रह के उस फेज से निकले हो। और बहुत दफे ऐसा भी हुआ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने आई। कई बार तुमने मम्मी को भी ये कहा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। तो उन सारे फेजेस को ओवरकम करके जिस फेज से आज तुम आए हो और इतने लोगों को, एडिक्ट्स को तुम ट्रीट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। This is my younger sister. इनको भी बहुत सताया अपने बहनों को? 5 को। I have 5 sisters. ये बात कब समझ में आई कि अब ऐसे नहीं होगा, ये बीमारी है और इसका इलाज होना है? बहुत सारे लोग हमारे देश में बात समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझ में आया जब मैं रिहैब में अपने ट्रीटमेंट के लिए गया, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे काउंसलर को जाता है कि उसने इस बात को मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बिठाया कि ये एक बीमारी है, इमोशंस की बीमारी है, थॉट्स की बीमारी है। शुरू में मुझे बड़ा अजीब सा लगा
मुझे लगता था नशे की बीमारी है, लेकिन वहां पता लगा कि नशा मैं जो करता हूं वो तभी इस बीमारी को ट्रिगर मिलता है जब मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो मैंने देखा जिंदगी में कि नशा मेरे जीवन में जिस टाइम आया उससे पहले भी ये बीमारी मेरे जीवन में थी और वो मेरे एक्शंस में दिखती थी। सो डिससैटिस्फैक्शन मेरा बीमारी का ट्रिगर पॉइंट है। आज भी मैं डिससैटिस्फाइड होता हूं, जैसे मदर फादर नहीं है, तो जब डिससैटिस्फैक्शन होता है मैं एक लो फीलिंग में चला जाता हूं। वो लो फीलिंग अगर मैं हैंडल ना करूं रिकवरी के तरीके से, वो मेरे को नशा करा सकती है। लेकिन क्योंकि आज मुझे पता है कि ये लो फीलिंग बीमारी का हिस्सा है, तो मैं बचने वाले कार्य करता हूं। संजय, अब आज आप खुद रिहैब चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमें लगातार फोन आते हैं कि अगर घर में कोई एडिक्ट है, लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें। कई बार तो फैमिलीज ही कहने लगती है कि इससे अच्छा तो मर जाए तो बेहतर है। आप उन सारी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे ठीक किया जाए उस एडिक्ट को? देखिए, मैं सारी फैमिलीज को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि एडिक्शन एक बीमारी है और ये एक फैमिली डिजीज है। फैमिलीज ज्यादातर ये सोचती हैं कि एडिक्ट बीमार है और उसका इलाज कराया जाए, और उसको इलाज की जगह डाल के वो भूल जाते हैं कि क्योंकि ये एक फैमिली पारिवारिक बीमारी है, फैमिली भी सिक हो चुकी है, तो फैमिली को भी अपने इमोशंस का इलाज कराना पड़ेगा। एडिक्ट ठीक होना चाहता है, एडिक्ट इलाज करा रहा होता है, लेकिन फैमिली अपने तौर तरीके नहीं बदलती। वो उन्हीं इमोशन से उनको हैंडल करना चाहते हैं, उन्हीं तौर तरीकों से। वो ठीक होके बाहर आता है तो उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनके दबे हुए इमोशंस, क्योंकि अब नशा नहीं कर रहा वो, तो उनको लगता है अब इसका नंबर लगाना चाहिए, वो उधर से स्टार्ट हो जाता है। वो एक रिलैप्स का कारण बनता है। बिल्कुल, हम लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि एक नशेबाज कितना लाचार, कितना असहाय होता है। हमें लगता है कि वो चाहे तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसका चाहना ही सब कुछ नहीं होता। उसे आपकी मदद की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे आपके सहारे की जरूरत है, और ये सहारा उससे मत छीनिए। बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए हैं कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान।
वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़ गम हारे निहानी और सोज़ गम हारे नशे की प्यास जब उठती है तो इंसान को जानवर तक बना देती है। इस बात को नितिन से बेहतर कौन समझ सकता है। नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर और CRPF में सब इंस्पेक्टर का ओहदा, वो दिन याद कर नितिन की आंखों में खुशियों की किरण चमकती है तो अगले ही पल कुछ याद कर उनकी आंखों में बेचारगी झलक उठती है। अफीम की लत के आगे बेचारे ही तो हो गए थे वो लत जिसने एक सब इंस्पेक्टर को लुटेरा और पॉकेटमार बना दिया, वो नशा जिसकी वजह से वो खुद अपना ही खून बेचने लगा था। क्या इससे ज्यादा मजबूर कोई हो सकता है? नितिन, कब लगी ये लत? मुझे ये एडिक्शन स्टार्टिंग हुआ था 2003 में। मैं उस समय तकरीबन 14 या 14.5 साल का था, जब 15 साल का होऊंगा। स्टार्टिंग हुई थी अल्कोहल से, उसके बाद आगे चरस, फिर उसके बाद में अफीम, फिर लास्ट जाकर मैं स्मैक पे। स्मैक मैंने तकरीबन 6.5 साल पिया। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी में क्या दिखता है? अंदर से कुछ होता है, काफी फील होता है कि मतलब कहाँ था मैं, कहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर था मैं। और पहले जब गेम खेलता था तो सब जगह इज्जत थी, एक नाम था, पहचान थी। और धीरे धीरे फिर जब नशा करने लग गया, यूजिंग टाइम चलता रहा, तो उन चीजों से हटता गया अपने आप। ना गेम में इंटरेस्ट रह गया, ना फैमिली में, तो सब धीरे धीरे हाथ से चला गया। जॉब खुद छोड़नी पड़ी, तो वो चीजें देखता हूँ तो काफी अंदर से हर्ट होता है। अपने बास्केटबॉल के दिनों की कुछ बातें बताइए। देश विदेश में सब जगह खेला है आपने? इंडिया में हर जगह, और इंटरनेशनल खेला वो भी इंडिया में ही हुआ था। उस दौरान क्या होता था कि विदाउट, धीरे धीरे चलते चलते मेरी ऐसी हालत हो गई, विदाउट ड्रग्स मैं खेल नहीं पा सकता था। सांस फूल जाती थी, विड्रॉल सिम्टम्स में खेला नहीं जाता था बिल्कुल। तो उसको गेम को चलाने के लिए भी मेरे को ड्रग्स लेना जरूरी हो गया था। अगर मीनवाइल मेरा ड्रग्स खो जाए या कुछ हो जाए तो मैं जहां पे हूँ, मुझे उस जगह पे पता नहीं है कहाँ मिलता था, मैं वहां से दिल्ली आता था, लेके फिर वापस जाता था।
तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलने लगा होगा आपके साथ जो दूसरे प्लेयर्स होंगे या टीम जब मैनेजर। तक मैं खेल रहा था और जब तक मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, रिजाइन नहीं किया था, तब तक कुछ शक था मेरे साथ के प्लेयर्स को, कुछ के गलत करता है। मुझे वहां पे जॉब में बनाया गया, मतलब जो हमारा मैस होता है उसका इंचार्ज बनाया गया, तो उसका सारा बिलिंग सिस्टम मैंने करना होता था। मैंने उसमें भी घपले किए, उसमें भी पैसे निकाले। तो थोड़ा मेरे उस समय इंक्वायरी आई मेरे ऊपर हल्की सी। अगर मैं खुद वहां से जॉब नहीं छोड़ता तो मेरे को वहां से मतलब निकाल देते तो सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद में खुद ही इसलिए रिजाइन कर दिया था। अब अगर आपकी फैमिली की बात करूं, घर परिवार की, जब पता चला उनको तो बहुत बड़ा सदमा लगा होगा माता पिता को। मेरे माता पिता को जब मैं जॉब पे था उस समय पता चला तो काफी उनको हर्ट हुआ। एक बार नशे की वजह से ही झगड़ा हुआ मेरा, घर पे भी और बाहर भी। उसमें शायद मेरी जान चली जाती मामूली था। तो मेरे बड़े भाई ने उस दिन, मैं होश में तो नहीं था, मुझे एक छोटी सी बात ध्यान है, उसने मुझे बोली थी कि मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, अपाइज बना दूंगा इसको, सारी जिंदगी घर में बैठा के खिला सकता हूँ पर अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। उधर देखिए। नितिन, तो हमें बहुत परेशान करा। पहले तो हम इतने परेशान थे, तो हमने बहुत ज्यादा परेशान करा था। तेरे को गालियां भी देते थे, प्यार भी करते थे, और इतनी गालियां देते, भगवान से भी प्रार्थना करते, हाय भगवान इसको जा तो उठा ले, जा इसको ठीक कर दे। अब तो ठीक हो गया ना, अब मेरे को बहुत खुशी हो रही है। नितिन बेटे कैसे हो? मुझे तो वो तुम्हारी बात याद आ रही है जब तुम क्लब में बिलियर्ड खेल रहे थे और दोस्तों के साथ तूने वो नशा किया हुआ था ब्राउन शुगर का, और मैं तेरे को घर और माँ तेरी साथ दोनों तेरे को घर लेके खींच के आ रहे और तू हमको धक्के मार के वहां से भगा रहा है। तुम सोचो कि उस वक्त हमारा क्या हाल होता रहा। तो तेरे को घर लेकर के आए, समझाया, आगे सब कुछ ठीक है। तो बेटे जो तू आज है इतना अच्छे कर्म कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है बेटे। मुझे आज बहुत इस चीज का फख्र है कि मतलब मैं इतने नीचे गिरने के बाद निकल कर आए, आज खड़ा हूँ। आपको कभी कभी लगता है कि आपके परिवार ने क्या कुछ झेला आपकी वजह से, या किन हालातों से गुजरा है आपका परिवार? बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे, कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए हैं कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। रात को तो लास्ट स्टेज में ऐसा हो चुका था जब मतलब मेरी हालत ज्यादा हो चुकी थी खराब, तो मेरे को मतलब कई बार देखने आते थे मम्मी उठ के कि जिंदा है कि मर गया। उसी की वजह से फिर उनके दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से उनको ब्रेन सीजर्स की प्रॉब्लम हो गई। रिकवरी में कैसे आए? रिकवरी में आने की वजह मेरी सिस्टर ही थी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस नशे को छोड़ पाऊंगा। जॉब छूट चुकी थी, घर में पता चल चुका था, पैसे देने भी बंद हो चुके थे, और जितनी चालाकी से मतलब मैं लोगों को टोपियां पहना चुका था वो भी पहना चुका था, अब वो भी बंद हो चुका था। अब रास्ते रह गए थे चोरियों के खुलेआम, जो कि मतलब जिनके ऊपर मैंने कदम थोड़े बहुत रख दिए थे। जैसे किसी की चेन तोड़ी, ये काम किए, खून बेचा हॉस्पिटल में, एम्स में जा करके, और उसके बाद पिक पॉकेटर्स के साथ रहना शुरू कर दिया था मैंने। फिर सिस्टर के साथ रहा, दिल्ली में ही रहा था मैं, अपने साथ में ले आए थे मुझे कि सामने रहेगा कि मैं शायद कोशिश करके मैं इसको निकाल लूंगी। बट जब उसने मेरे को ये चीज बोली थी पहली बार में कि तूने जितनी देर तक करना है तू कर ले, तेरे को पता है मैं तुझे हारने के लिए या मरने के लिए छोड़ूंगी नहीं, कि तू सड़कों पे चोरियां कर रहा हो, ठीक है, और कहीं जेल खाने में बंद हो या कहीं हो, वो चीज नहीं होने दूंगी। जब तक मैं तेरे से कर सकती हूँ, तेरे लिए कर सकती हूँ, जब तक मैं करूंगी लास्ट तक। मेरा अपना फ्यूचर है, वो सब खत्म हो रहा है, मैं और खत्म करती चली जाऊंगी। ये सोच लेना कि मेरी एज 30 हो चुकी है, मैं खुद शादी नहीं करूंगी जब तक तू नशा नहीं छोड़ेगा। तो उस समय मतलब मेरे अंदर एक छोटी सी किरण
छोटी सी किरण एक बनी थी कि हाँ मुझे नशा छोड़ना है। तो फिर रिहैब में गए? मैं इनके साथ रिहैब में गया। रिहैब में जाकर के मैंने एक लंबा ट्रीटमेंट लिया। फिर उसके बाद मैं वहां से ठीक